हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 9 की फिजिक्स का दूसरा चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम लोग अपने फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि था हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था अपना इनर्शिया और फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ा था बच्चों? जिसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा था इनर्शिया क्या होती है और हमने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। क्या बताया था? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए, जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए। यही सारी चीज़ें बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी और समझी थी। उम्मीद करता हूँ आपको इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग उसी क्रम में क्या पढ़ने वाले हैं? आज उसी क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंटम को। क्या पढ़ने वाले बच्चों? मोमेंटम को पढ़ने वाले हैं। और मोमेंटम के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोमेंटम के बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? मोमेंटम, और मोमेंटम के बाद पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों, हमारा आज का हो गया है टारगेट फिक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपने मोमेंटम से। तो आपको बच्चों यहाँ पे एक बेसिक जो आपको एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे होंगे तो एक डेफिनेशन लिखी मिलेगी। क्या मिल रही है? कि मोमेंटम इज डिफाइंड बॉडी एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट इज इक्वल केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, जो लिखा आपने सब अच्छी बात है, लेकिन कुछ समझाइए भी तो। बिल्कुल सर, अभी तो इसको हम किनारे रखते हैं, अभी हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पलों से समझेंगे जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। उन एग्जाम्पल्स का यूज़ करके हम यहाँ पे समझेंगे कि व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं बच्चों संवेग। क्या बोलते हैं बच्चों? संवेग बोलते हैं। तो चलिए संवेग या मोमेंटम दोनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों क्या एक ही हैं, बस उनके दो नाम हो गए, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। चलिए, तो बच्चों जब हम लोग इनर्शिया का केस पढ़ रहे थे, जब हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, तब हम लोगों ने वहाँ पर एक चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्या पढ़ी थी बच्चों? कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या पढ़ा था बच्चों? हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक बात पढ़ी थी। वो बात क्या पढ़ी थी? कि अगर हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो हमें उस पर फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर मैं आपसे कह दूं कि आप एक बॉक्स है, उस बॉक्स में स्टोन्स रखे हुए हैं। ठीक है, एक बॉक्स है बहुत बड़ा सा, उस बॉक्स में मैंने बहुत सारे स्टोन रख दिए हैं और उसी के अपोज कह सकते हो साथ में एक मैंने ऐसा बॉक्स रखा है जिसमें केवल कह सकते हो कुछ कपड़े हैं। ठीक है, कुछ कपड़े हैं। अब आपको किस बॉक्स को पुश करने में या पुल करने में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? किस बॉक्स को आपको पुल या पुश करने में ज़्यादा कह सकते हो कि फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? आप लोगों का जवाब होगा सर स्टोन के बॉक्स को। ठीक है, जिस बॉक्स में स्टोन रखा हुआ है उस बॉक्स में हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एज कंपैरिजन तो कपड़े वाले बॉक्स के, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, उसका मास है वो भारी ज़्यादा है। हम लोग ये कहते हैं भारी ज़्यादा है सर, भारी। ठीक है, तो वही भारी अर्थात मास। ठीक है, कि यानी अगर ऑब्जेक्ट का, इससे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उस ऑब्जेक्ट पर हमारा फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई होगा, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट का मास कम है तो हमारे जो फोर्स अप्लाइड है वो भी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन ये निकालते हैं कि जो हमारा फोर्स होगा, क्या होगा बच्चों? जो हमारा फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के। बच्चों जो हमारा फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे मास के।
हाँ सर, एक बात तो ये समझ में आई कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा, और फोर्स ज़्यादा तो मतलब मास ज़्यादा ही है। जाहिर सी बात, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यानी उसका मास क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसकी बात तो समझ में आ गई। अब एक और बात बताओ, एक बात और ये बताओ कि अगर हम मान लो, अगर हम बॉल को, ठीक है, जब हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग बच्चों, क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट में जब मैं बॉल को मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे खड़ा होकर के फेंकूं, ऐसे, ठीक है, अगर मैं बॉल को एक पर्टिकुलर प्लेस पे खड़ा हो गया और मैं वहीं पर से आपको बॉल फेंक रहा हूं, तो क्या मेरी बॉल की वो स्पीड होगी जो मेरे रनअप लेकर के आने पर फेंकने पर होगी। मैं दौड़ते हुए आ रहा हूं और ये मैंने बॉल क्या की, फेंकी, ठीक है, तब मेरी स्पीड ज़्यादा होगी और तब स्पीड ज़्यादा होगी कि जब मैं खड़ा होकर के फेंक रहा हूँ। बताइए प्यारे बच्चों, सोचिए कि अगर मैं रनअप लेके बॉल फेंक रहा हूँ तब आपकी बॉल में स्पीड ज़्यादा होगी कि जब मैं एक पर्टिकुलर जगह पर खड़े होकर के फेंक रहा हूँ तब बॉल की स्पीड ज़्यादा होगी। बताइए बच्चों, ठीक है। तो बहुत से बच्चों का जवाब आएगा कि सर जब हम रनअप लेकर के बॉल को फेंकेंगे तो हमारी स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कंपैरिजन टू जब हम एक पर्टिकुलर प्लेस पे खड़े होकर के टुकाक, ठीक है, टपाक, इस तरीके से बॉल फेंकेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आप एक और कंक्लूजन निकाल सकते हो। यहाँ से बच्चों आप एक कंक्लूजन और क्या निकाल सकते हो, आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर हमें अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट को एक कह सकते हो कि पर्टिकुलर एक ऐसा मतलब एक स्पीड देनी है, तो हमें उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या बताया बच्चों कि अगर हमें ऑब्जेक्ट को ज़्यादा वेलोसिटी देनी है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर हमें ऑब्जेक्ट को कम वेलोसिटी देनी है तो हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि बॉल के केस में हुआ। बॉल के केस में क्या हुआ, बॉल के केस में ये हुआ कि जब मुझे बॉल को बहुत ही कह सकते हो कि नॉर्मल स्पीड में फेंकना था तो मैं खड़े होकर के एक जगह से फेंक रहा था बॉल को, लेकिन वहीं पर जब मैंने बॉल को काफ़ी स्पीड से फेंकना हुआ, जब मुझे बॉल को काफ़ी स्पीड से फेंकना हुआ तो मैं क्या होता हूँ, रनअप लेता हूँ और तब जाकर मैंने बॉल को हाथ घुमा करके फेंक दिया। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों कि अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा करनी है, अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट को ज़्यादा वेलोसिटी देनी है तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमारे ऑब्जेक्ट को मुझे कम वेलोसिटी देनी है तो मुझे फोर्स भी कम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल। अच्छा बच्चों एक चीज़ आप सोचो, अगर एक बुलेट है, ठीक है, बंदूक है, अब उस बंदूक के अंदर जो बुलेट होती है, जो गन है, उस गन के अंदर जो बुलेट होती है, उस बुलेट को मैं निकाल लूँ, क्या कर लूँ, उस बुलेट को मैं निकाल लूँ और उस बुलेट को मैं ऐसे हाथ से फेंकूँ, तो क्या आपको वो बुलेट हार्म करेगी? क्या उस बुलेट की वो स्पीड रहेगी जो स्पीड जब उसे गन से शूट किया जाता है तब रहती? तब आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो। जाहिर सी बात है, जब आप गन से शूट करोगे बुलेट को तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कंपैरिजन टू जब आप हाथ से फेंकोगे। बस बच्चों यही बात है कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ानी है या स्पीड ज़्यादा करनी है तो आपको उस पर फोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा, और वहीं जहाँ पे आपको अगर स्पीड नहीं बढ़ानी है बहुत ज़्यादा तो आपको उस पर कम फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसा कि गन के बुलेट के केस में हुआ, मेरे हाथ से उतना फोर्स नहीं लग पाया, मेरे हाथ से वो फोर्स नहीं लग पाया जो गन से लग रहा है, इसीलिए मेरे हाथ से फेंकने पर आपके बुलेट की स्पीड क्या थी, कम थी, और वहीं आपके पर्टिकुलर गन से शूट करने पर जो आपकी बुलेट की स्पीड थी वो ज़्यादा थी। ठीक प्यारे बच्चों, आई बात समझ में। यहाँ से भी एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि जो बल होता है वह हमारे किसके, जो हमारा फोर्स होता है वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के। कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ है तो जाहिर सी बात है उस पर बल ज़्यादा लगा होगा, और अगर उस पर बल ज़्यादा लग रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये कंडीशन है। चलिए, अगर बहुत से बच्चों को ये एग्जांपल भी नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चों मान लो कि हम टेनिस खेल रहे हैं।
हम क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। टेनिस खेलने में जो टेनिस बॉल यूज़ होती है, ठीक है, उसको ले लेते हैं। अब उस टेनिस बॉल को मैं हाथ से फेंक रहा हूँ, ठीक है, उस टेनिस बॉल को मैं हाथ से फेंक रहा हूँ, तो उस टेनिस बॉल की वो स्पीड नहीं आ रही है या वो स्पीड नहीं दिख रही है जो मेरे रैकेट से पुश करने पे होती है। जब मैं रैकेट से उसी बॉल को मारता हूँ तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, वहीं अगर मैं उस बॉल को अगर केवल हाथ से फेंक रहा हूँ तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि सर जब आप रैकेट से पुश कर रहे हो तो उस पर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर पा रहे हो, वहीं जब आप उसको हाथ से फेंक रहे हो तो आप कम फोर्स अप्लाई कर पा रहे हो। तो यहाँ से भी ये क्या कंक्लूजन निकला कि मेरे फोर्स लगाने पर ही किसकी स्पीड डिपेंड कर रही है, आपके ऑब्जेक्ट की। जितना ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा स्पीड, जितना कम फोर्स उतनी कम स्पीड। तो यही बात हमारा यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो ये हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं कि फोर्स जो कंक्लूजन निकाला है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है, ये बात जो हमने लिखी है, आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं कि ये मास, चाहे आपके ऑब्जेक्ट का मास हो चाहे आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो, ये दोनों की दोनों किस पर डिपेंड कर रही हैं, आपके फोर्स पर डिपेंड कर रही हैं। किस पर डिपेंड कर रही हैं प्यारे बच्चों, फोर्स पर डिपेंड कर रही हैं। तो यानी कि जो ये हमारा m और v है प्यारे बच्चों, जो हमारा ये m और v है, ठीक है, अब इसको बार बार इस तरीके से बोलना कि फोर्स डिपेंड ऑन मास, ठीक है, फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स डिपेंड ऑन मास, फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ये बार बार इस तरीके से बोलना काफ़ी लंबा हो रहा था। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को क्या नाम दे दिया, नाम दे दिया मोमेंटम। क्या नाम दे दिया प्यारे बच्चों, इसी पर्टिकुलर चीज़ को नाम दे दिया मोमेंटम, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, P से डिनोट करते हैं। ठीक है, बोथ दी क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर द फोर्स टू बी अप्लाइड। ठीक है, ये दोनों की दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं, मास और वेलोसिटी, ये दोनों की दोनों किस पर डिपेंड कर रही हैं, फोर्स पर डिपेंड कर रही हैं। तो बार बार ये बोलना है कि फोर्स डिपेंड ऑन मास, फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बार बार बोलने से अच्छा क्या था कि इसको एक कंबाइंड वे में क्या बोल दिया जाने लगा, मोमेंटम बोल दिया जाने लगा। इस पूरे ही कंबाइंड चीज़ को क्या बोला जाने लगा, मोमेंटम बोला जाने लगा। तो अब हम एक डायरेक्ट कह सकते हो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक कंक्लूजन ये निकल सकता है कि जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे मोमेंटम की। जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे मोमेंटम के। ठीक है, बताया ना बच्चों कि m और v को बार बार इस तरीके से बोलना कि फोर्स डिपेंड ऑन मास, फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी, मास वेलोसिटी, मास वेलोसिटी। ये बार बार टर्म बोलने से अच्छा क्या था कि उसी टर्म को क्या कर दिया गया, कंबाइंड वे में क्या बोला जाने लगा, मोमेंटम बोला जाने लगा। क्या बोला जाने लगा, मोमेंटम बोला जाने लगा। तो ये थी बात बच्चों किसकी, मोमेंटम की। क्या थी बात, मोमेंटम की। तो एग्जैक्टली मोमेंटम होता क्या है, तो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज डिफाइंड बॉडी एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी भी बॉडी, ठीक है, किसी भी बॉडी, मोमेंटम किसी भी बॉडी का वो मतलब कह सकते हो कि कोई भी बॉडी है उसके मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, मोमेंटम होता है। किसी भी बॉडी का जो मास और जो उसकी वेलोसिटी है होती है, उसी का जो कह सकते हो आपका प्रोडक्ट होता है, वो आपका क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, मोमेंटम कहलाता है। आई बात समझ में, आई होप इतनी बात आपको मोमेंटम की समझ में आ गई होगी। ठीक प्यारे बच्चों, आई थिंक यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। अभी भी नहीं क्लियर तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है। मोमेंटम के लिए हमने देखा कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये चीज़ चेक की कि हमारा जो फोर्स होता है, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे चेक किया कि जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स जो होता है हमारा किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जितना कम मास होगा उतना कम हम फोर्स अप्लाई करेंगे। वहीं पर इन अदर थिंग हमने क्या देखी, दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा करनी है, अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा करनी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें बॉल की स्पीड, मतलब जब हम बॉलिंग कर रहे हैं तो अगर हमारी बॉल की स्पीड बहुत हाई करनी है हमें, तो हमें रनअप ले करके आना पड़ेगा और फिर बहुत स्पीड से बॉल को फेंकना पड़ेगा। या जिसको छोड़िए,
ठीक है, इसको छोड़िए क्या है, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम बॉल को हाथ से फेंक रहे हैं तो उतने तेज़ी से फॉल नहीं जाएगी जितनी तेज़ी से अगर हम उसको बैट से या रैकेट से मारेंगे, ठीक है, या उससे पुश करेंगे। तो वही चीज़ है कि हमने यहाँ देखा कि जब हाई वेलोसिटी होती है तो वहाँ पे हायर फोर्स लगा होता है, यानी ज़्यादा फोर्स लगा होता है। तो वहाँ से हमने एक कंक्लूज़न निकाला, कंक्लूज़न ये निकाला कि अगर हमारा फोर्स ज़्यादा है तो हमारी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, फोर्स ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि हमारी वेलोसिटी भी जो डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे ऑब्जेक्ट पे लगाए जाने वाले फोर्स पर डिपेंड कर रही है। तो बार बार ये बोलना कि फोर्स डिपेंड ऑन मास, फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी, इस टर्म को बार बार बोलने से अच्छा क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने एक शॉर्ट टर्म निकाल लिया जिसे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। यानी m और v को हम कंबाइन वे में क्या बोल सकते हैं, कंबाइन वे में हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, मोमेंटम है। क्या है, मोमेंटम है। तो यही बात यहाँ पे मैंने बच्चों लिख दी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, कि जो हमारा फोर्स होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोमेंटम के। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी होता ही होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मोमेंटम उतना ही ज़्यादा फोर्स, या जितना ज़्यादा फोर्स उतना ही ज़्यादा मोमेंटम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। तो आई होप बच्चों ये कहानी जो थी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, आई होप वहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे बच्चों मोमेंटम का एक फॉर्मूला निकल कर के आता है, जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो यही बात हमने यहाँ पर लिख दी, देख सकते हैं आप। तो आई होप बच्चों मोमेंटम की जो कहानी थी, ठीक है, मोमेंटम की जो कहानी थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फटाफट ले लीजिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट, और इसी के साथ हमारा जो मोमेंटम का टॉपिक था वो होता है ख़त्म। क्या था बच्चों, यही था हमारा मोमेंटम, ठीक। तो आई होप आपको मोमेंटम अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिंपल वे में समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। क्या बताया मैंने कि आपके ऑब्जेक्ट का अगर मास ज़्यादा है तो आपको हायर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट को कह सकते हो कि हायर वेलोसिटी देनी है तो आपको उस पर भी हायर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो बार बार ये बोलना कि मास डिपेंड ऑन फोर्स, वेलोसिटी डिपेंड ऑन फोर्स, तो इसी को कंबाइन वे में हम क्या बोलने लगे, मास और वेलोसिटी को मोमेंटम बोलने लगे। और वहीं से यह कंक्लूजन निकला कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। और यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन है वो भी यही कहती है कि मोमेंटम इज डिफाइंड, ठीक, मोमेंटम को इस तरीके डिफाइन कर सकते हैं कि बॉडी एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, कि मोमेंटम क्या है, मतलब किसी भी बॉडी की जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, मोमेंटम कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपका ये भी क्या हो जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसकी एसआई यूनिट हमारी क्या हो जाती है, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी किसके लिए, मास के लिए, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, ठीक बच्चों। तो आई होप यहाँ तक मोमेंटम की जो कहानी हमने आपको पढ़ाई है वो अच्छे से समझ में आपको आ गई होगी। तो बच्चों बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग पर्टिकुलर एक नए वीडियो लेक्चर में क्या देखेंगे, केवल और केवल न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए मोमेंटम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग, आई होप करता हूँ कि आपको मोमेंटम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।